कितना होगा? हाँ बोलो कितना, सोल्व कर लो एक बार। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपको कितना मिलना चाहिए था और फाइनली आपको कितना मिला? चलो इसका एक बार मुझे बताओ, रिएक्शन लिख पाते हैं? ऑन हीटिंग यस सर। कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग कल ही पढ़े थे, किसी कार्बोनेट का अगर आप हीटिंग रिएक्शन लिखते हैं, हीट करने पर सेकेंड ग्रुप के हैं तो सेकेंड ग्रुप का तो हमेशा क्या मिलेगा, कोई एक्सेप्शन है नहीं, उसके ऑक्साइड प्लस उसका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस है तो आपके रिएक्शन ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या करना है, क्या मिला उसकी बात नहीं करना, आपको ना आइडियली मिलना कितना चाहिए था। ईशान का 50% आया, देखते हैं एक बार क्या है आपका। तो आपको कितना मिलना चाहिए था इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोलते हो कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, अपन क्या करें, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय 1। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये थे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर मास ये था कितना, 200 अपॉन इसका मोलर मास 100, ये मोल आ गया, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स ऑफ CaO, तो मोल्स ऑफ CaO आपका ये रहा। तो बताओ मोल्स ऑफ CaO कितना आया, तो मोल्स ऑफ CO आया मेरा 2। मतलब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मुझे कितना मिलना चाहिए था, मोल्स ऑफ इतना आ गए। तो मास की बात करो तो मास ऑफ CaO कितना आया, मास ऑफ CaO तो क्या करेंगे 2 इंटू इट्स मोलर मास, मतलब कितना 112 ग्राम। ये थ्योरेटिकल है, मतलब इतना आपको मिलना चाहिए था, बट आपको मिला कितना है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। आइडियली इतना अपने को मिलना चाहिए था, बट मुझे मिला कितना, परसेंटेज यील्ड निकालना है। तो परसेंटेज यील्ड का क्या, जितना मुझे मिला, कितना मिला है, क्वेश्चन ने बोला 100 ग्राम, कितना मिलना चाहिए था 112 इंटू 100। तो आप इसको सोल्व करें तो बताओ फाइनली जो आंसर आता है वो कितना आंसर आएगा, 89.2%। हाँ सही है, तो आपका जो फाइनली परसेंटेज ये होगा वो क्या होगा, 89.2%। समझ में आता है या इसमें किसी को कोई डाउट? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट आप रखोगे, कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला, उसका रेशियो था, ये अपना आंसर था 89। हाँ 89% के लगभग आपका आंसर है। बता दो सभी को समझ में आता है या किसी को कोई डाउट है, एक बार फटाफट से पूछ लो। परसेंटेज यील्ड रिएक्शन इफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब यही रहेगा क्या, कि आप एक बार रिएक्शन लिखो, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपको कितना मिलना चाहिए था और जो मिला है वो दिया रहेगा, उसका रेशियो ले लो, फाइनली आपको आंसर आ जाना है। ठीक है, चलो ये किस क्लियर है या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दूं मैं, हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड टू ऑब्टेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इफ रिएक्शन एफिशिएंसी या रिएक्शन यील्ड इज 90%। रिएक्शन यील्ड इज 90%। ट्राई करो। हालांकि आंसर पहले ऊपर ही दे रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा अप्रोच करो, कैसा अप्रोच रखोगे। उल्टा दिया है कि अगर रिएक्शन का एफिशिएंसी है 90% है तो मुझे 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला, तो बोलो कि कैल्शियम कार्बोनेट मैंने कितना लिया होगा।
क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इधर जाकर के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका क्या बनता है CO2। ये बोला कि आपको ना 100 ग्राम मिला, इसका वेट पता करना है। अगर रिएक्शन का एफिशिएंसी 90% है तो बताओ कितना वेट अपन ने लिया होगा। स्नेहा का 1111 ग्राम, 111 ग्राम ऐसा। चलो देखते हैं। और ट्राई करो सभी। रिएक्शन का एफिशिएंसी अगर 90% है तो आपको 100 ग्राम मिला कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताओ कि रिएक्शन कितने लिए होंगे आपने। नीडेड टू ऑब्टेन, हाँ अप्रोक्सीमेटली 200 के नजदीक आना चाहिए, क्योंकि अब ऊपर वाले आंसर देखो ना, ऊपर वाले यस में सर, भी 200। यही डेटा है ना। ऊपर वाले में 89% अगर आप लिखे हैं तो ऑलमोस्ट 200 के सर आसपास आपका आंसर 198 आ आना रहा है। चाहिए। हाँ मतलब 200 के आसपास आपका आंसर आ रहा है तो सही होगा, क्योंकि ऊपर में यही चीज आप करके आए हो अभी। 160 नहीं, 200 के आसपास होना चाहिए। चलो एक बार देखते हैं हम लोग क्या है। ऐसा करो कि मैं क्या करूं कि मान लेता हूं, लेट इसका मास मान लो आप, लेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन, जो आपने लिया वो है मान लिया x ग्राम। तो एक बार अब हम स्टाइकोमेट्री लगाते हैं। यहाँ से स्टाइकोमेट्री के लिए क्या लगाएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सब 198 है। हाँ 200 के नजदीक अगर आपका आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये इतना तो अपन लिख सकते हैं। इसमें बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं। आपने x ग्राम माना तो इसके मोल के लिए वेट अपॉन मोलर मास ये डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब बोलो जो एक्चुअल मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है इतना ही होगा या थ्योरेटिकल है? ये तो थ्योरेटिकल है। अगर मैं एक्चुअल मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं, एक्चुअल मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो जितना मिलना चाहिए था उसका कितना परसेंट आपको मिलेगा, x/100 आपको मिलना चाहिए था, बट क्वेश्चन ने बोला कि जो भी मिलना चाहिए था उसका बस 90% ही आपको मिलेगा। बस ये लाइन सबको समझ में आता है या इसमें किसी को कोई डाउट है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को ये मिलना चाहिए था, बट उसने बोला कि रिएक्शन का एफिशिएंसी 90% है, मतलब आपका क्या ना, जो मिलना चाहिए था उसका 90% आपको मिलेगा। तो ये था। अब एक्चुअल मोल पता चल गया तो एक्चुअल मास बताओ क्या होगा, एक्चुअल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक्चुअल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या, x/100 इंटू क्या लिखे अपन 90/100, और इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 56। और ये इसी का वेट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही दे रखा है। वो कितना दे रखा है आपका 100 ग्राम, और ये 100 ग्राम किसके बराबर है, x/100 इंटू 90/100 इंटू आपका 56। इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो तो x का जो वैल्यू होगा बोलो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से कितना, 10 जीरो को कितना रख दो 3 4 ये हो गया, और आपके 56 इंटू 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 56 को डिवाइड कर रहे हो ना, मतलब 50 और ऊपर 100 है, लगभग 2 के आसपास होना चाहिए आपका। अगर आंसर 198 आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये आंसर आपका सही है। तो इस दोनों क्वेश्चन को समझ में आया। एक बार में क्या दे रखा था, रिएक्टेंट दिया था, प्रोडक्ट को निकालना था। इस बार में प्रोडक्ट दिया, रिएक्टेंट निकालना है, उल्टा अपने को अप्रोच करना था। इस दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो एक बार फटाफट से बता सर दूसरा एक बार और बता दीजिए ना। दूसरा ऐसा है, समझो इसको ना, प्रैक्टिकली ऐसे समझो। क्या है कि मैंने बोला कि आपको ना, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आप जब 5 क्वेश्चन करके आते हो और आपका इफिशियंसी है 50%, राइट। तो मैंने होमवर्क कितना क्वेश्चन दिया होगा, जब आपने 5 क्वेश्चन करा तो आपका इफिशियंसी इतना था। तो होमवर्क के लिए इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला लिखते हो आप, चाहो तो और फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला यही लिखेंगे, जितना मैंने करा, जितना करना चाहिए था
इंटू 100, आपका एफिशिएंसी कितना दे रखा है 50%, तो 50/100 इज इक्वल टू आप क्या करते हैं 5/10 इंटू ये 100। इसको सॉरी ये 10 तो आपको पता ही नहीं है ना, ये अननोन है, ये निकालना है। तो देखो यहाँ से सोल्व करो तो कितना आ जाता है, यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम्स यहाँ से करो तो जो m का वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है 10, मतलब जो x का वैल्यू है वो हो जाना चाहिए था 10। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो, आप आराम समझना, क्वेश्चन में ऐसा है कि मैंने इसका कुछ वेट लिया, अब ये कितना वेट है मुझे पता नहीं, इसने रिएक्शन करा, रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट दिया, और जो प्रोडक्ट मिला ये मिला मुझे 100 ग्राम। बट कब, जब रिएक्शन का एफिशिएंसी 90% है। अगर रिएक्शन का एफिशिएंसी 90% है तो आपको ये मिल रहा है, तो आपको बताना है कि ये x आपने कितना ग्राम लिया होगा। तो आप एक बार क्या कर सकते हो, स्टाइकोमेट्री लगा दो। स्टाइकोमेट्री के लिए आप दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाई 1। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रखा है x/100 इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं मोल्स, इसका ये मोल्स और अपन क्या कर ले यहाँ से, तो यहाँ से कुछ मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के निकल करके आ जाएंगे क्या, कि इतना आपको मिलना चाहिए था, राइट। यहाँ से आपको इतना मोल मिलना चाहिए था, इतना मोल अगर मिलना चाहिए था तो यहाँ से लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि सर जितना आपको मिलना चाहिए था ना उतना मिल नहीं रहा। क्यों, रिएक्शन का एफिशिएंसी 90% है, मतलब आपको जो भी मोल मिलेगा जितना मिलना चाहिए था उसका 90%, तो यही आपको मिलेगा। अब ये मोल पता चल गया जितना मिला हुआ है, तो यहाँ से आप मास पता कर लो, और यही मास गिवन मास के बराबर है, इक्वेट कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे हो गया सर, तरीका है इसको आ सोल्व गया। करने का, समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है चलो। सर तो इस यस हाँ सर। सर कल तो होमवर्क क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यही मैं पूछा ना कि होमवर्क सबसे हुआ या नहीं, अभी तो बोले सभी हो गया। आप एक बार क्या करना, अब लास्ट में पूछना क्लास के बाद, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके सर। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, ये क्लियर है सभी, कंफर्टेबल है, परसेंटेज यील्ड में प्रोडक्ट से Yes, sir. निकालना है या वापस पहुंचना है यस फिर? सर। जी सर। अब एक हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, वो होता है आपका पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एटम कंजर्वेशन पीओएसी। देखो पीओएसी का ऐसा कंसेप्ट है कि आपने इसको हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को लगाना नहीं है। रीजन क्या, कि बहुत ही लेंदी अप्रोच होता है। आपको ना बस एक टाइप का क्वेश्चन ढूंढना है जहां पीओएसी लगाएंगे। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, जब आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एकदम से फंस गए कि रिएक्शन बैलेंस हो ही नहीं रहा, उस केस में आप पीओएसी लगाओगे। अदरवाइज ये अपने लिए यूजलेस चीज है। क्यों, जब आप रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं तो आपके पास स्टाइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ट अप्रोच होता है, उसी से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें आप कितना भी कोशिश कर लो ये रिएक्शन बैलेंस होता ही नहीं है, उस केस में आप पीओसी का यूज करोगे। अदरवाइज इसको टच भी नहीं करना, मतलब इसकी तरफ देखना भी नहीं अपने को। एक ही स्पेशल केस है जहां हम अपने आप को ऐसा फील करें कि यार ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा, उस केस में आपको इसको अप्रोच करना है, अदरवाइज नहीं कुछ है। अब चलो एक चीज समझो, आप कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं, आप पढ़े होंगे मास कंजर्वेशन, समझते हैं ना। मास कंजर्वेशन का रूल क्या होता है, आप 9th-10th में भी पढ़ते हैं हम लोग। मास कंजर्वेशन का रूल यही होता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में रहेगा, यही रहता है ना। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ये लिख ले। सबसे पहला क्या लिखो कि POAC इज सेम एज मास कंजर्वेशन, सेम एज मास कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन कि ये आप वहां मत लगाओगे, पीओएसी इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन लिमिटिंग रिएजेंट केसेस। यहां नहीं लगाना कभी,
दूसरे के लिए कि POAC कब यूजफुल होता है अपने लिए, POAC इज यूज्ड व्हेन वी कैन नॉट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, वी कैन नॉट बैलेंस द इक्वेशन। आपसे इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं हो रहा है ना तब POAC लगाओ, इसको ध्यान रखना। अदरवाइज ये अपने लिए यूजफुल नहीं है। रीजन है कि बहुत ही ज्यादा इसमें टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप लिमिटिंग पर रखे स्टाइकोमेट्री तो जो क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में होगा POC उसके लिए 5 मिनट मांगता है, तो यूजलेस हो जाता है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऐसा है, ध्यान से देखना और इसको आराम से समझना। जैसे ये ना कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये लेंदी हो रहा है, लेकिन थोड़ा आराम से समझो तो ये इजी रहेगा। क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सबको पता है ना मास कंजर्वेशन क्या होता है कि सर जितना मास रिएक्टेंट साइड में रहेगा उतना ही मास आपके प्रोडक्ट साइड में रहेंगे, मास कभी भी ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब सोचो उल्टा, सर अगर मास कंजर्व है इसका मतलब एटम कंजर्व रहा होगा, नहीं, मास कंजर्व है इसका मतलब एटम कंजर्व रहा होगा। किसी केमिकल sir. रिएक्शन में अगर आप बात करते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन अलग चीज है, वहां पे कंजर्वेशन रूल नहीं होता है, एटम्स कंजर्व नहीं रहते। बट अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं उस केस में आपका एटम्स हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में थे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में आपको रहता है, तभी जाकर के ये मास कंजर्व हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये था, इट मीन्स मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इज कंजर्व्ड। अब मास ऑफ एटम अगर कंजर्व है इसका मतलब क्या होगा कि मोल ऑफ एटम कंजर्व है, देन मोल्स ऑफ एटम शुड बी कंजर्व्ड, therefore hence नंबर ऑफ एटम्स, अगर मोल्स कंजर्व है तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम इज ऑल्सो कंजर्व, इज ऑल्सो कंजर्व। अब एकदम ध्यान से 2 मिनट आराम से सुनना क्या है। आप एक एग्जांपल में ले लूं KClO3। इसी रिएक्शन को हमने स्टार्ट करा था कहाँ से, स्टाइकोमेट्री में भी यही एग्जांपल था, यहाँ भी आपके पास यही एग्जांपल है। स्टाइकोमेट्री में आपको बैलेंस करना होता है, यहाँ पे बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, आप इस टाइप के रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते। जब भी POAC लगाना है रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना। अब 1 मिनट ध्यान से समझना, मैं बोलता हूँ कि POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अगर मैं कैल्शियम एटम पे लगाऊं तो आप क्या बोलोगे, अपने लैंग्वेज में बताना। अपने लैंग्वेज में आप यही बोलेंगे कि सर जितने मोल्स जितने मोल्स पोटेशियम के रिएक्टेंट साइड में है उतने ही मोल्स पोटेशियम के क्या रहेंगे, प्रोडक्ट साइड में। ये बात तो बोल ही सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब जितना मोल्स इतना है इधर साइड में इतने ही ये। तो आप इसके बारे में एक लाइन अगर लिखो तो क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे कि मोल्स ऑफ के प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ के, मोल्स ऑफ के प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। इतना मैं लिख सकता हूं या इसमें कोई डाउट है। कंजर्व होने का मतलब यही था ना कि जितना भी रिएक्टेंट के साइड में के रहेगा उतना प्रोडक्ट में सभी के सभी चले जाएंगे, मतलब मोल्स ऑफ ये इज इक्वल टू मोल्स ऑफ के इन प्रोडक्ट साइड। अब आप मुझे बताओ कि मोल्स किसी का निकालना है, किसी मॉलिक्यूल का मोल पता है, एटम का मोल निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसका यही फॉर्मूला यूज करते हो क्या, एटोमिसिटी ऑफ के, एटोमिसिटी ऑफ के इन KClO3 इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, मोल ऑफ KClO3 मॉलिक्यूल किए थे। इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, आप यही लिखोगे कि इज इक्वल टू एटोमिसिटी ऑफ के इन KCl, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मोल ऑफ KCl से।
तो यहाँ से आपका आंसर क्या आने वाला है, तो आप लास्ट में ये लिखोगे, ये सबके लिए बस स्टार्टिंग हम लोग सीखते हैं। एटोमिसिटी क्या था 1 इंटू आप क्या लिखोगे मोल ऑफ KClO3, और ये इज इक्वल टू KCl में K का एटोमिसिटी कितना था 1 इंटू आप क्या लिखोगे मोल ऑफ KCl। यहाँ से एक रिलेशन बनता है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, आप उसके थ्रू इसको अप्रोच कर लेते हैं। बोलो एक इक्वेशन ये था। अब मैं आपसे बोलूं कि एक बार क्या करो POAC ऑन ऑक्सीजन पे लगा करके एक बार बताओ तो आपका इक्वेशन कैसा आता है। POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, याद रखना ये एटम पे लगता है, राइट, एटम कंजर्वेशन है। तो आप एक बार बताओ POAC ऑन ऑक्सीजन एटम पे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा। लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो सिंपल, आप अपने दिमाग में ये सोचोगे अच्छा POAC लगाना है, मतलब सिंपल फंडा ये है कि ऑक्सीजन एटम जितना रिएक्टेंट साइड में था सारे के सारे प्रोडक्ट साइड में चले गए। मतलब क्या था कि आप ये बोलेंगे कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू क्या रहेगा, रिएक्टेंट साइड ये किसके बराबर रहेगा, तो आप लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड। ये एक लाइन लिख देना जरूरी है इन प्रोडक्ट साइड। यहाँ तक बताओ ये सभी को क्लियर है या इसमें किसी को कोई डाउट है। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, आपको प्रोडक्ट तो पता ही है, आप क्या करेंगे 3 इंटू, हाँ अब आपके ना 1 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए। अब बताओ आपको देखो मोल्स ऑफ ऑक्सी मॉलिक्यूल का मोल पता रहता है, हमेशा क्वेश्चन में आपको किसी न किसी सेंस में दिया रहता है, तो आप फाइनली क्या लिखते हैं इसका एटोमिसिटी, तो आप क्या करेंगे इसका एटोमिसिटी ऑक्सीजन का क्या है 3 इंटू आप क्या लिखेंगे मोल ऑफ KClO3, ये इज इक्वल टू, इधर जाकर के देखो KCl के पास ऑक्सीजन नहीं है, सारा का सारा ऑक्सीजन इसके पास है, तो इसका एटोमिसिटी कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बोलो ये बात समझ में आता। दूसरा इक्वेशन Yes, ये sir. है, ऐसा और भी सारा इक्वेशन आप बना सकते हैं, आपसे ये बन जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ दोनों जो इक्वेशन मैं बनाया वो इक्वेशन बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है या सभी को क्लियर है। इक्वेशन ही क्लियर है बनाना सर। है इसमें, क्लियर है सभी को। तो एक छोटा सा आप एग्जांपल कर लो 2 मिनट में, आप फटाफट से बताना इसमें कि आपको POAC लगाना है, डायरेक्ट आप इक्वेशन बना करके बताओगे, इतना सारा लिखना नहीं है। राइट POAC फॉर all the atoms, all the atoms in following reaction, following reaction। देखो POAC मतलब एटम कंजर्वेशन लगाना है, मतलब नीचे जो कुछ भी रिएक्शंस दिया है ना उस पे हर एटम पे POAC लगाना है। ये आपका HNO3 था और यहाँ से क्या था H3PO4, यहाँ से NO2 और यहाँ से आपका H2O। मुझे ना 2-3 एटम पे लगा करके आप बता दो। पहला आप बताओ कि POAC आप एक किस पे लगाओ, ऑन फॉस्फोरस एटम। फॉस्फोरस एटम पे ये कंजर्वेशन रूल लगाने पर आपका जो रिएक्शन बनता है उस रिएक्शन का आंसर क्या होगा, मतलब एक रिलेशन जो इक्वेशन बनता है उसका आंसर क्या होगा। दूसरा एक और मैं ले लूं तो आपसे मैं ले लेता हूं बस एक ऑक्सीजन, सबका लिखने का जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। अगर कोई ऑक्सीजन एटम पे POAC लगाता है तो उसको कैसा इक्वेशन दिखेगा। और चलो लास्ट में और भी लिख लो POAC ऑन हाइड्रोजन एटम। ये 3 इक्वेशन मुझे बना करके बताओ आपसे कैसा इक्वेशन बनता है, एक बार सभी ट्राई करो और बताओ कैसा रहेगा। PO अब इतना लिखने का जरूरी नहीं है ना, आप 1 मिनट में आप बताओगे कि सिंपल एकदम से अपने दिमाग में 2 मिनट के लिए सोचना। सर कंजर्वेशन लॉ है ना, इसका मतलब ये है कि मोल्स ऑफ कोई एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। अब किसी मॉलिक्यूल का मोल आपको दिया रहता है, मॉलिक्यूल का मोल पता है, उसके एटम का मोल निकालना है, तो आप क्या करते हैं एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई, एटोमिसिटी इनटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में लिख देंगे इज इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब वो एटम जिस जिस मॉलिक्यूल में है सबको लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मुझे इक्वेशन बता 4 इंटू मोल ऑफ P4 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ H3PO4। हाँ H3PO4 देखो एक ही जगह है, आंसर सही है आपका, ठीक है 4 इंटू, हाँ
प्रियांशु का सही है, स्नेहा का सही है, सभी ट्राई करो एक बार। अब देखो ये ऐसे तो है यूजलेस टर्म, लेकिन जब मान लो कि आप किसी रिएक्शन में कंप्लीटली फंस गए, आपसे बैलेंस हो ही नहीं रहा, और कुछ ऐसे रिएक्शन इंटेंसली दिए जाते हैं बीच के टर्म्स को मिसिंग कर रहता है, तो आपके पास एकमात्र यही उपाय है जो आपको आंसर तक लेके जाएगा। इशिता का 4 × हाँ बिल्कुल सही है। ये ट्राई करो सभी, रिलेशन बनाना सीखो। आप क्या करेंगे देखो, समझो एक बार। फॉस्फोरस एटम रिएक्टेंट में किसके पास है? बस इसके पास। आप पहले क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में उस एटम के सारे मोल्स जहां जहां वो अपीयर हो रहा है लिखते चलो। आपको बस एक ही जगह लिखा, तो मैं क्या लिखता, इसके कितने एटोमिसिटी थे? 4, ये एटोमिसिटी था, इनटू आप क्या लिखते, मोल ऑफ P4। चलो इज इक्वल टू रिएक्टेंट साइड में फॉस्फोरस किसके किसके पास मिल रहा है अपने को? रिएक्टेंट साइड में फॉस्फोरस बस इसके पास ही मिल रहा है, तो आप क्या लिखते हैं? और इसमें एटोमिसिटी कितने हैं? बस 1, तो आप क्या लिखते हैं? 1 × मोल ऑफ ये आपका H3PO4। फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ में आता है या किसी को कोई डाउट है? मोल ऑफ, हाँ सब, प्रांजल का भी सही है, हर्षित का भी सही है, मैक्सिमम लोग आपका सही हो रहा है। किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो आप फटाफट से। आयांश का सही है, क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पे POAC लगाना है, तो आप ऑक्सीजन पे POAC कैसा लगाएंगे? ऑक्सीजन पे POAC लगाने का मतलब समझना, मीनिंग समझना। मतलब ये था, अच्छा कि ऑक्सीजन एटम कंजर्व है, तो कंजर्व का मतलब किसी बच्चा से पूछे तो वही बताएगा आपको क्या, कि सर ऑक्सीजन के जितने सारे एटम्स रिएक्टेंट साइड में है ना, वो सारे के सारे एटम प्रोडक्ट साइड में चले गए। तो आप क्या लिखने वाले हैं इसके लिए? ऑक्सीजन का POAC, शुभांगी का हाँ सही है आंसर, 3 × मोल्स, बिल्कुल सही। 4 × मोल्स ऑफ किस पे लगाया? नाइट्रो, ऑक्सीजन पे। अच्छा एक बार ऑक्सीजन पे देखो एकदम थोड़ा सा, आप रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन किसके किसके पास है? एक इसके पास है सर, तो आपका ये जो ऑक्सीजन था आप क्या लिखते, कितना एटोमिसिटी था इधर? तो एटोमिसिटी था ऑक्सीजन का 3, तो क्या लिखते, 3 × मोल्स ऑफ HNO3। मेरे ख्याल से ये सबका सही है। अब ध्यान से 1 मिनट के लिए रुको आप। अब मुझे बताओ, ये जो ऑक्सीजन था ये प्रोडक्ट साइड में कहां कहां पे जाकर के मिला? एक तो इसके पास मिला, एक इसके पास मिला, एक इसके पास मिला। कंजर्व का मतलब यही आपने बोला ना कि जितने रिएक्टेंट साइड में है सारे के सारे प्रोडक्ट साइड में बराबर हो गए। तो ये बराबर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप ये लिखोगे कि 4 × यहाँ से आप लिखेंगे मोल्स ऑफ H3PO4 प्लस इसके बाद कितना था, या और भी कहीं पे है क्या, 2 × मोल्स ऑफ NO2 के पास भी तो है, 2 × मोल्स ऑफ NO2, और फिर क्या लिखते हैं उसके बाद, पानी के पास भी है तो 1 × मोल्स ऑफ H2O। किसी एटम पे अगर आप कंजर्वेशन रूल लगाते हैं ना, तो जहां जहां वो एटम जिस जिस कंपाउंड में बैठा है, एक बार रिएक्टेंट साइड को पूरा देख लेना है और प्रोडक्ट साइड को पूरा देख लेना है और सभी को बराबर करेंगे। मुझे बस बता दो, ऑक्सीजन का POAC सबको समझ में आता, मेन आपको ऑक्सीजन का ही यस सर। 4 × ये सुमित का सही है। हाँ बस आपको यही समझना था, ऑक्सीजन का समझ में आ गया तो आप किसी का भी POAC आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब आपके पास लास्ट का क्या बचा? मान लो आप हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में बस इसके पास मिल रहा है, और इसके लिए क्या लिखेंगे? एटोमिसिटी 1 है, तो आप क्या लिखेंगे? 1 × आप लिखेंगे मोल ऑफ HNO3। ये बात सही था। अब यही हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में किसके किसके पास मिल रहा है? इसके पास मिल रहा है, इसके पास मिल रहा है, तो H3O क्या लिखेंगे? 3 × मोल्स ऑफ उसका मोलिक्यूल H3PO4 का, NO2 में हाइड्रोजन नहीं है और पानी के पास है, तो क्या लिखेंगे? 2 × मोल्स ऑफ H2O। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। 3 इक्वेशन है। अब ऐसा है ना कि जब आप सोल्व करने जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा दिया रहता है, इन सारे इंफॉर्मेशन को लो और आप अपने आंसर पे पहुंचो। बट ये यूज तब करेंगे आप जब आपके पास बिल्कुल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अदरवाइज कभी भी इसको मत अप्रोच करना। देखो कितना ये लेंदी होने वाला है, ठीक है?
इस पे क्वेश्चन कर लेते। पहले ये बताओ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना सभी को आया या किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो फटाफट से। यस सर आ गया। पीओएसी सभी को लिखना आता है Yes, आ गया। एटॉमिक कंजर्वेशन का, ठीक है। यस सर। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते। देखना क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस को हम पीओएसी के लिए अप्रोच रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखना। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was heated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 2 times। तो आपसे पूछ रहा था कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन के साथ मजे की बात क्या है, इस क्वेश्चन में मजे की बात ये, ध्यान समझना। आपने स्टार्ट करा K2CO3 से, राइट, और बीच में क्या है, सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ढेर सारे XYZ कुछ कुछ करके जो कुछ भी इसको लिखना था लिखा, आपको क्या था पता ही नहीं है, और सीधा बोला कि प्रोडक्ट ये था। अब ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये और ये है आपका Fe, ये है आपका CN6 और यहाँ पे है 2। मैं बोलूँ कि ऐसा करते हैं ना, इसको स्टाइकोमेट्री से सोल्व करते हैं, कर पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं सर, आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे आप। तो इसी के लिए अपन बोलते हैं ना कि पीओसी एक आपके लिए होता है ना कि एक टूल है, एक वरदान टाइप का है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्यों पीओसी यहीं पे यूजफुल है, अदरवाइज वो यूजलेस चीज है। अब सोचो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप कौन सा इक्वेशन तैयार करना चाहेंगे, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किस पे पीओसी लगाना चाहोगे। हमेशा हमेशा आप टारगेट क्या रखना, क्वेश्चन को ढूंढना, एक लाइन 2 बार 3 बार पढ़ना और देखना कि कौन सा एटम कंजर्व हो रहा है। जो एटम कंजर्व हो रहा है ना, वही आपका पीओएसी का इक्वेशन देने के लिए तैयार है। क्या बोल रहा है कि सारे कार्बन को कन्वर्ट कर दो। सारे कार्बन को कन्वर्ट करने का क्या मतलब था कि जितना कार्बन रिएक्टेंट साइड में था सारा का सारा चला गया प्रोडक्ट साइड में। मतलब तो यही हुआ ना कंजर्वेशन का। बोलो ये बात समझ में है? सारे कार्बन को कंजर्व है, मतलब जितना कार्बन रिएक्टेंट साइड में था सारा का सारा आपका चला गया प्रोडक्ट साइड में। तो पीओएसी अब रैंडमली कहीं घूमना नहीं है, एक लाइन आपको बस जो कंजर्व है उस पे आप पीओएसी लगाओ और आप फाइनली आंसर बताओ क्या होगा। पहले मुझे बताओ इक्वेशन क्या होगा, पीओएसी का इक्वेशन क्या होगा। पीओएसी का इक्वेशन हमेशा टारगेट उसको रखना जिसके बारे में लिखा हुआ कि कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स, मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि चलो इस पे पीओएसी लगाओ, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो पीओएसी लगाओ और मुझे ना फाइनली आप आंसर पहुंच के बताओ क्या बताते हो। ट्राई करो सभी, इसका पीओएसी का रिलेशन बता दो मुझे बस। तुषार आ गए ना, अभी ज्वाइन हो गए? जी सर। चलो ठीक। हाँ मुझे बताओ पीओएसी अगर आप कार्बन पे लगाते हैं तो कार्बन के पीओएसी क्या होगा। फॉर्मूला दिख रहा है ये, एक मिनट सॉरी, K2ZN3 है, FeCN6 है और पूरा का होल ट्वाइस है। तो फॉर्मूला सभी को दिख रहा है। चलो वो रिलेशन बताओ आप क्या होगा। 1 into mole of carbon equals to 12 into mole of K2Zn FeCN6 का होल ट्वाइस। ठीक है, हम यहाँ पे देखो, आप चाहो तो एक लाइन, वो बच्चों वाली बात है, हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं। क्या करेंगे, देखो इसका मतलब ये हुआ कि सर कार्बन का जितना मोल आपके पास रिएक्टेंट साइड में था ना, ये भाई साहब पूरा का पूरा अपने को कन्वर्ट कर लिए प्रोडक्ट साइड में। मतलब आप क्या लिखेंगे कि मोल्स ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड
moles of carbon in reactant side is equal to moles of carbon in product side. इतना तो आप लिख ही सकते हैं. कंजर्व होने का मतलब था सारा का कार्बन निकल गया प्रोडक्ट में, अपने आप को चेंज कर लिया. मोल्स ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड मींस क्या सर? 1 into मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? आप बताओ प्रोडक्ट साइड में कार्बन का जो एटोमिसिटी है वो सबको समझ में आया? हाँ, मानस का सही है आंसर, हर्षित का भी. हाँ, बस इतना ही तो ढूंढना है सर. 12 एटोमिसिटी नहीं, 6 तो इस ब्रैकेट के अंदर है और इसके पूरा बाहर लगा है 2, तो आप क्या लिखेंगे? 12 इंटू आप क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ ये बड़ा सा कंपाउंड K2ZN3, यहाँ से आपका Fe, ये है आपका CN6 और इसके पूरा है ट्वाइस, 2 टाइम्स है. अब क्या चाहिए? सब चीज तो पता ही नहीं है सर. मोल्स के लिए देखो इसका वेट दे रखा है, 27.6 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होगा K2CO3 का? 39 इंटू 2 प्लस कितने 48 60 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 78 प्लस 60 78 प्लस 60 138 होगा ना? 138 आ रहा है. 138 इज इक्वल टू 12 और इसका आप यहाँ से निकाल लेंगे मोल्स. तो मोल्स ऑफ ये बड़ा सा कंपाउंड का मोल निकल गया, यहाँ से मोल निकल गया, तो इसका आप मास भी निकाल सकते हैं. मास के लिए क्या करेंगे? मोल इनटू इसका मोलर मास ऑफ, ये सबका दिया रहता है. K2 का 39 होता है, Zn का भी दिया रहेगा, Fe का भी दिया रहेगा, ये 6 और ये आपका 2. तो इसका आंसर सभी को आया या इसमें किसी को कोई डाउट है? बता दो. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे क्या, या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो. क्लियर है सभी का? हो जाएगा. हो जाएगा. बस क्या की पॉइंट ढूंढना है. की पॉइंट क्या रहेगा? क्वेश्चन को 2 बार आप पढ़ना है. सबसे पहले अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप एकदम हाथ खड़ा कर देना कि चलो अब ये लिमिटिंग और स्टाइकोमेट्री का बस की बात नहीं है, पीओसी के पास पहुंचना. और पीओसी जैसे ही पहुंचना है तो आप की पॉइंट को ढूंढो कि कौन सा एटम कंजर्व है. जो कंजर्व है उस पे पीओसी का इक्वेशन बना देना है और आपके पास इनपुट जो कुछ भी है उसको बैठाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा. बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो हम लोग अब नेक्स्ट. हाँ बोलो सर. रिएक्टेंट में और भी तो रिएक्टेंट साइड पे और भी तो हो सकती है, इनके पास कार्बन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं ऐसा नहीं है. आप जो ऐसा बोला ना कि सारे कार्बन को कंजर्व करे, तो वैसा दूसरा और कुछ किसी के पास नहीं रहेगा. अगर वैसा रहेगा ना तो वो भी दिया रहेगा आपके इक्वेशन में. मान लो आप बोल रहे हो कि सर एक और कोई कंपाउंड जिसके पास कार्बन हो, तो वो भी आपको दिया रहेगा. ठीक है. अच्छा एक चीज बताओ सुंदरम, ये समझ में आता है? अपन इंग्लिश में इतना हिंदी समझ में आता नहीं, और थोड़ा हिंदी एडजस्ट करें. कल आप बोल रहे थे समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो. अब देखो हम लोग एक टॉपिक अब जो पढ़ने वाले हैं इसको, अब ये जो ऐसा टॉपिक है 12th का, जब आप चैप्टर शुरू करते हो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे स्टार्टिंग में मिलेगा. लेकिन अब आप रिपीटर में हो तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेंगे. तो 12th में जब 12th का टॉपिक शुरू करेंगे उस समय ये कंसंट्रेशन टर्म को मैं थोड़ा फास्टली भरूंगा. तो आपका पूरा टारगेट क्या है कि यहाँ पे ही इसको अच्छे से सीखना है. हेडिंग दो आप कंसंट्रेशन टर्म्स. देखो मोल को मेनली 3 पार्ट में करा है हम लोगों ने. एक तो आपका खत्म हो गया, दूसरा पार्ट कंसंट्रेशन टर्म है, तीसरा पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन है. एक पार्ट आपका कंप्लीट है, दूसरा पार्ट यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं. कंसंट्रेशन टर्म के बारे में सबसे, और ये सबको पता होगा, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन किसको बोलते हैं आप? सॉल्यूशन होता है ए मिक्सचर ऑफ क्या? 2 और मोर सब्सटेंस. हाँ या 2 और मोर सब्सटेंस, अभी आते उस पे भी, कैन बी ए सॉल्यूशन. अब ये मिक्सचर होमोजेनियस होना चाहिए था या हेट्रोजेनियस होना चाहिए था? ये सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपके 2 टाइप के मिक्सचर होता है, एक होमोजेनियस होता है, एक हेट्रोजेनियस होता है. चलो आप जो बोल रहे थे इसको आप लिख लो. सॉल्यूशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं. एक जो कंपोनेंट होता है उसको आप बोलते हैं सॉल्यूट, और जो दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको आप बोलते हैं सॉल्वेंट.
आप सॉल्यूट की बात करो तो जनरली वो लेस अमाउंट में रहते हैं, नहीं ये आपका जनरली लेस अमाउंट में रहेगा। और अगर आप सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ये जो जनरली क्या रहता है आपका लार्जर अमाउंट में रहता है, राइट। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक आपका सॉल्वेंट है, और ये आपका ये था सॉल्यूट किसको बोले जो कम अमाउंट में है, और ये जो सॉल्यूशन है ना आपका होमोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस मिक्सर का क्या मतलब है, आप क्या करो, आप अपने घर में ही आप क्या करो, एक गिलास पानी लो और उस पानी में ना NaCl को आप थोड़ा सा NaCl डाल दो। अब NaCl को थोड़ा सा उसके शेक कर दो और कुछ टाइम के बाद आप क्या करना, जैसे मान लो आपका ये बोतल, अब हर जगह पानी है। अब क्या करना, थोड़ा सा अब मान लो कि आप एक बार यहाँ के पानी का टेस्ट लेना और एक बार यहाँ के पानी का टेस्ट लेना और एक बार यहाँ के पानी का टेस्ट लेना। बोतल के हर पार्ट का पानी एक ही टेस्ट देगा या अलग अलग टेस्ट देगा? बोतल के यूनिफॉर्म होगा। हर एक ही पार्ट टेस्ट का देगा। पानी पर एक एक ही ही टेस्ट टेस्ट देगा, देगा। एक ही देगा। तो होमोजेनियस का मतलब यही है कि थ्रू आउट दी सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म दिखेगा आपको। थ्रू आउट दी मतलब यहाँ पे टेस्ट जो था, यहाँ पे भी टेस्ट, यहाँ पे भी टेस्ट, यहाँ पे भी टेस्ट। तो जो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एक बार इसको आप लिख ले, पहले आप लिख ले ये होमोजेनियस क्या होता है। होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सर प्लीज एक बार स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। मिक्सर के बगल में आप लिख लेंगे होमोजेनियस, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म, ठीक है, नीचे करूँ स्लाइड। यस सर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होगा, थ्रू आउट। थ्रू आउट इसलिए पता है सारे का एक ही जैसा कंपोजिशन होता है ना, तो इसको थोड़ा सा मतलब स्मार्ट लैंग्वेज में बोलो तो हम इसको बोलते हैं सिंगल फेज है सर, हर जगह एक ही जैसा कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, ये। अब यहाँ से दो चार एक और थोड़ा बहुत नाम आपके हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन का मैं नाम बोलूँ, आप कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह में सीखते हैं, बाइनरी समझते हैं ना, डेसिमल बाइनरी। बाइनरी का मतलब वैसे ही दो ही है, आपको एक मिलेगा, एक सॉल्यूट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए था, सॉल्वेंट होना चाहिए। टर्सरी वैसा कुछ भी ऐड करे तो देखो सॉल्वेंट हमेशा एक ही टाइप का होगा, सॉल्यूट आपके यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। एक दो और कुछ इन्फॉर्मेशन आप बता दो, एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हो आप? एक्वस सॉल्यूशन का जब सर आपका सॉल्यूशन विच इज सॉल्वेंट, मेड इन वाटर। हाँ वेन जब आपका हाँ वही जो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट क्या है आपका H2O होना चाहिए, राइट। अब एक आपके पास एक और होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब आप समझो कॉन्सेंट्रेटेड का, जब सॉल्यूट ना बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट इज रिलेटिवली लार्जर अमाउंट, बहुत ज्यादा सॉल्यूट है उसको आप क्या बोलते हैं, ये। और दूसरा होता है एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब आपके सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूट इज वेरी लेस। वेरी लेस का मतलब क्या है कि आप एक गिलास पानी लो और उसमें दो एक मतलब एकदम मिलीग्राम में आप क्या करो, NaCl ड्रॉप कर दो। सॉल्यूट थोड़ा सा बिल्कुल कम अमाउंट में है तो डाइल्यूटेड, और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड। ये बेसिक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, जस्ट यहाँ तक क्लियर है, इसमें बता दो, ठीक यस है। सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब हम लोग आते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर। नो सर। देखो कभी भी कंसंट्रेशन टर्म आपके क्वेश्चन में आता है, कोई भी दिमाग में आए कि कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या, देखना इसमें ना फॉर्मूला बहुत सारा है, बट आप एक भी फॉर्मूला याद करने का कोशिश मत करना, टर्म्स के मीनिंग को समझना। कंसंट्रेशन टर्म जब भी मिलेगा तो इसका मतलब होता है इज हमेशा डिफाइन किससे होगा, इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू solute and it is defined as क्या, रेशियो ऑफ
मास, मास हो सकता है, मोल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, किसका? ऑफ सॉल्यूट का। मतलब कभी भी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले रहे हैं ना, तो सॉल्यूट का ऊपर रखना है आपको, और किसके रिस्पेक्ट में? टू मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हर जगह कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नीचे आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा। एक एक्सेप्शन है जहां पे आप नीचे लिखते हैं सॉल्वेंट। तो कभी भी आप कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करने वाले, अभी कोई कंसंट्रेशन टर्म का मैं नाम नहीं लिया हूँ। कंसंट्रेशन का सिंपल मीनिंग आपको क्या है कि ऊपर हमेशा सॉल्यूट का रहेगा। वो सॉल्यूट का मास हो सकता है, सॉल्यूट का मोल हो सकता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम हो सकता है। उसको किससे डिवाइड करेंगे आप? ज्यादातर आपको सॉल्यूशन से ही रहता है। एक बस जगह है जहाँ पे सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। अब इसको कैसे, जैसे आपने बोला नहीं कि सर मास भी रखेंगे, वॉल्यूम भी रखेंगे, मोल रखेंगे, तो इन सबको अगर इंडिविजुअली आप डिकोड करें तो आप पूरे कंसंट्रेशन टर्म को मेनली तीन, मतलब कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म होगा आपको जो मेनली पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है मोलारिटी। मोलारिटी, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है मोलालिटी। मोलालिटी, इसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, हम इसको एक्स से लिखते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन ये। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको आप बोलते हो पीपीएम। और जो लास्ट है वो आपको पढ़ना है नॉर्मलिटी। मतलब बस इतने 6 टर्म में हम लोग किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं। इसमें सभी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, बस नॉर्मलिटी को हम आगे करेंगे जब आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाओ, तब करेंगे, अदरवाइज यहीं पे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात सर, कंसंट्रेशन जब भी आपसे कोई पूछे तो सीधा दिमाग में ये चलना है कि ऊपर ना सॉल्यूट रखना है, नीचे या तो सॉल्यूशन होगा या सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूट के मोल हो सकते हैं, मास हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आप बात कर लो मोलारिटी। मोलारिटी, अब ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन टर्म अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ना, तो बाद में ये तो पूरे केमिस्ट्री में घूमेगा ही और आपको ना बड़ा कंफ्यूज करेगा। ये चीजें बार बार ये परेशान करने वाले होते हैं, तो ना इनको बार बार समझना अच्छे से। इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इसके डेफिनेशन को क्या लिख सकता हूं? तो इसको मैं लिखता हूं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute dissolved in क्या 1 liter of solution। हमेशा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलारिटी का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? इन लीटर होना चाहिए। अब मान लो कि ये हमेशा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम ml में दे रखा है तो क्या करेंगे? तो हम यही लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो ml में दे रखा है इन ml, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 into 1000 मल्टीप्लाई। तो ये आपके मोलारिटी का एक फॉर्मूला आ गया। अब मुझे एक चीज इसको देखो और मैं बोलूं कि अगर मान लो मुझे मोलारिटी पता है, इफ मोलारिटी इज गिवन, तो क्या आप मोल्स का फॉर्मूला भी बता सकते हैं? इफ मोलारिटी इज गिवन तो मोल का एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे
मोलारिटी और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में होना चाहिए, इन लीटर में। तो मोल का एक फॉर्मूला ये भी है, मोल का हमने 3 फॉर्मूला स्टार्टिंग में करा था, याद करो, मास दिया हो, मास के बाद आपका वॉल्यूम दिया हो, नंबर दिया हो, और तीसरा फॉर्मूला कौन सा आया, अगर आपके पास मोलारिटी दिया हो। तो मोलारिटी अगर दिया है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू ये, कुछ थोड़ा बहुत बेसिक टर्म्स है। आप मुझे बताओ मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट ऑफ मोलारिटी, एक बार देखो और बताओ, यूनिट ऑफ मोलारिटी मोल पर लीटर। पर लीटर, सिंपल है। तो यूनिट ऑफ, अगर आप मोलारिटी की बात करें तो यूनिट ऑफ मोलारिटी होगा मोल पर लीटर। आपकी जेई में क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन दिया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मुझे बताओ क्या मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, यस सर है। यस सर। क्यों, कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम। एक सिंपल सा ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आ रहा है तो वो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे ही। अब मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो आपके मोलारिटी इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, आप नोट लिखो पहले। किसी सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब करेगा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्यों कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपांशन होता है या कंप्रेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो आप मोलारिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। मतलब थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लो कि टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कराया है, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो आपका क्या वहां पे दिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो सिंपल सा फंडा आपको ये याद रखना है कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम मुझे दिख गया तो वो आपका क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और मोलारिटी के केस में है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप समझो एक बार। हाँ सर वो लाइट चली गई थी इस वजह से 5 मिनट के लिए क्लास से बाहर हो गया सर, दोबारा समझा सकते हैं सर मोलैरिटी को? वापस से समझ लो, 2 मिनट में समझा ही रहा था वापस से। देखो मोलारिटी का क्या मतलब होता है, आप ऐसे समझना, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वापस समझो, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है, उसी को आप बोलते हैं मोलारिटी। समझना, एग्जांपल लेते हैं कि मैं बोलूं कि मेरा 5 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें 2 मोल्स वॉल्यूम, 2 मोल्स सॉल्यूट है, तो मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी हमेशा क्या देखना है, पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 5 लीटर में 2 मोल है तो 1 लीटर में क्या करेंगे, पर लीटर यही ना होगा, तो इसका मोलारिटी क्या होगा, 2/5, ठीक है। तो ये Yes, sir. इसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हमेशा क्या रखना आपका लीटर, क्योंकि डेफिनेशन देखो ये डिफाइंड है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन में ml में दे रखा है तो उसको आप लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब इस रिलेशन को देख करके मुझे बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता था, तो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, यही फॉर्मूला है। यूनिट की बात करो तो मोल ऊपर था, नीचे वॉल्यूम का यूनिट लीटर था, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके मोलारिटी क्या आएंगे, डिक्रीज करेंगे। ये बात क्लियर है, समझ में आया? अब समझो एक बार, अभी 2 मिनट में बिल्कुल ध्यान से समझना। कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो और अगर मैं ऐसा लिखा हूं 2 मोलार NaCl, ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ना टोटल डिपेंड करता है कि आप उसको डिकोड करना आ रहा है या नहीं। एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं कोई, मान लो आप लैब में गए और लैब में कोई आपने देखा किसी बोतल पे ऐसा एक लेबलिंग कर रखा है कि 2 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो आप क्या समझ सकते हो, उससे आप क्या इंफॉर्मेशन दोगे अपने फ्रेंड्स को कि भैया ये इसका कहानी है, इसका मीनिंग क्या रहेगा। अब वापस से समझो कि अगर आप
कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिकोड करना सीख जाए तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपके लिए चुटकी का गेम है एकदम से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप फॉर्मूला पे मत ध्यान देना, समझना क्या। अगर किसी ने मुझे ऐसा डिनोट करके बताया है तो मैं उसको यही बैठ करके समझाऊंगा कि इधर आओ मैं बताता हूँ। इसका कहानी ऐसा है कि 2 moles ऑफ NaCl, 2 moles ऑफ NaCl आर डिजोल्व है, आर डिजोल्व क्या बोलेंगे, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा मैं बोलूँ तो सभी को सही लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यस सर। 2 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सर 2 मोल्स ऑफ NaCl डिजोल्व है 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोला कि यार और थोड़ा समझाओ, तो इसके बारे में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। बोलेंगे अच्छा इसका जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, तो आप बोलेंगे 2 मोल। आप बताओ, मैं बोलूं कि मास ऑफ सॉल्यूट भी बता सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 2 इंटू इसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी हो जाएगा। अब आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था आपका 1000 ml या 1 लीटर। समझना एक बार और। इस क्वेश्चन में अगर आपको बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन में दे दूं डेंसिटी, अब एक डेंसिटी इंफॉर्मेशन दे दूं तो ऊपर जितने भी आपने कंसंट्रेशन टर्म लिखे हैं सभी को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। क्यों सर, अगर आप डेंसिटी दे देते हैं तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन का निकल करके आ जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करने जाते हैं, rather than आप फॉर्मूला पे फोकस करें, उससे ज़्यादा बेहतर तरीका बेस्ट है कि आपने इसको डिकोड करना सीखे, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑब्वियसली आप इंजीनियर हो तो ना इनके लॉजिक को समझना, क्या कि 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaCl डिजोल्व हुआ होगा। 2 मोल मतलब क्या, इसके मास के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बताओ ये मीनिंग समझ में आता है या इसमें किसी को कोई डाउट है, बता दो फटाफट से। क्लियर है? सर टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करता है? वॉल्यूम से टेम्परेचर का कोई रिलेशन है? अगर आप मान लो कि आप कोई वॉल्यूम से टेम्परेचर एक्सपांसन होता है ना, वॉल्यूम से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो समझो कैसा होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ये सर हो गया क्लियर। समझ में आया? चलो ठीक है। अब यहाँ से एक और दो Yes, sir. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, सेमी मोलर। सेमी मतलब समझते हैं, सेमी मोलर मतलब हाफ नहीं, तो इसका मतलब होता है 1/2 मोलर। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होगा। दूसरा रहेगा डेसी मोलर। डेसी मोलर का मतलब क्या होता है, डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब होगा 1/10 मोलरिटी। मोलरिटी के लिए है ये सभी। सेंटी मोलर, सेंटी मतलब सेंचुरी बनाओ, सेंचुरी क्या रहता है आपका 1/100 मोलर। और फोर्थ की अगर आप बात करो तो मिली मोलर, मिली मोलर क्या होता है, तो मिली तो वही होता है ना 1/1000 ये आपका मोलर। चलो तो मोलारिटी का थोड़ा सा समझ में आया, कहानी क्या था, मोलारिटी का मीनिंग समझ में आता है। मोलारिटी का Yes, मीनिंग है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट Yes, डिजोल्व sir. हो रखे हैं। अब 2-3 क्वेश्चन एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओ। कैलकुलेट मोलारिटी। फर्स्ट है आपके पास 0.74 ग्राम of calcium hydroxide in 5 ml of solution। फर्स्ट ये है। सेकेंड है आपके पास 3.65 ग्राम of HCl in 200 ml of solution। और थर्ड है आपके पास 1/10 मोल of H2SO4 in 500 ml of solution। अब ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में अटेंडेंस आप लोग का ले लूँ, ठीक है? तो एक बार सभी सॉल्व करो।
सर पहले वाले का 2 मोल है। पहले सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट, अभी से जान रहे हैं क्या, वो म्यूट हो गया था मैं खुद से। यस सर। अभी सही है? यस। तो ये तो सभी ने करा होगा। आप बताओ मोल्स क्या था, मोल्स के लिए क्या लिखते हैं? इसका जो वेट दे रखा है, वेट कितना दे रखा है? 0.74, और मोलर मास 74 ही होगा, मिलता जुलता रहता है। और आप वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है? ये आपका दे रखा है 5, और इनटू आप क्या कर देंगे 1000 से, क्या आया? इसको आप करें तो 1/100 आया, इंटू 5 इंटू ये आपका, तो ये खत्म, ये खत्म, 5 10, तो 2 मोलार, कैपिटल एम से लिखना है। सभी के सही आए थे, इसमें किसी का कोई गलत नहीं था। अब चलो सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड में आप क्या करो, एक बार मोल्स ऑफ HCl बताओ। तो मोल्स ऑफ HCl आप करते हैं इसका वेट अपॉन मोलर मास 36.5, तो आपका आंसर आता है 0.1। मोलारिटी के लिए आप लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसी को एक दो बार बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो 1000 से, तो 0.5 मोलर। मेरे ख्याल से ये भी सभी का सही है। और थर्ड पार्ट बात करें तो मोलर ऑलरेडी मोल दे ही रखा है, तो कुछ मेहनत नहीं करना है। 500 इंटू 1000, तो आपका 1/5, 0.2। अब मुझे बताओ मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं? आपके लगभग सबके आंसर आ रहे थे। यस आर्यन, सर। आवाज आ रही है सही क्या? यस सर। यस सर। सही है, सही है, ठीक है। चलो, तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, सभी ने सही करा इसमें। चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। एक आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ NaCl required to produce 100 ml of a semi-molar solution। है ना? अगेन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आप लोग के लेवल से बहुत आसान है। कितना? सेमी मोलर समझे? यस सर, या 1/2। जो इंफॉर्मेशन, हाँ इंफॉर्मेशन आपके पास मोलारिटी दे रखा है 1/2 m, और आपका जो वॉल्यूम दे रखा है 100 ml,
तो आप क्या करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख ले। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे NaCl डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो आप यहाँ से क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो मोलारिटी 1/2 दे रखा है, मतलब इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। मोल्स ऑफ NaCl आप निकाल लेते हैं NaCl डिवाइडेड बाई ये, और इसको क्या कर दे, सॉरी ये 100 ही है, इंटू 1000। तो आपका जो मोल्स ऑफ NaCl आया, मोल्स ऑफ NaCl कितना आया, तो मोल्स ऑफ NaCl ये आपका आ गया मेरे ख्याल से 1/20। यही आया सभी का कैलकुलेशन, एक बार देखो आप। यस सर। 1/20 जी आने सर। से। तो अब आपके पास मास ऑफ NaCl निकालना है, तो मास ऑफ NaCl के लिए क्या करेंगे 1/2, और इसका जो मोलर मास होता है 58.5 ग्राम। तो आप सोल्व करें तो आपका आंसर 2.9। तुषार का, अभिमित का सही है। अर्पिता आपका आंसर 3 कैसे चला गया, चिराग का सही आंसर है। सही है, सही बढ़िया ठीक है। चलो इसमें तो अगेन कुछ नहीं था आपका, एक क्वेश्चन मैं कराऊं, अब आप एक बार सही से बताना, और यहाँ पे ना आप अपना दिमाग यूज करना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ CCl4 solution having density 1.5 ग्राम पर ml। इतना ही छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, और ये आपके थोड़ा सा सोचने का तरीका बताना है। सही आयांश, जय, इशिता, सब अब सही सबका। कैसे सर, ना यहाँ पे मोल दिया, ना मास दिया, ना वॉल्यूम सर दिया, डेंसिटी पूछ से रहे हो मास मोलारिटी। निकालेंगे, उसके बाद मोलारिटी में कट कर एग्जैक्टली, देंगे। एग्जैक्टली। आपको ना मतलब इसको बस डिकोड करना है, इसको ब्रेक करना है, इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप डेंसिटी लिख रहे हैं 1.5 ग्राम पर ml, ऐसा कहीं दिया है तो आप सामने वाले को क्या समझाओगे, सामने वाले को आप यही समझाएंगे कि भैया जब आपका वॉल्यूम 1 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, तब आपका मास कितना था सॉल्यूशन में 1.54 ग्राम। यही था क्या। अब 1 ml में ऐसा है तो 1000 ml में कैसा रहेगा, 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे 1.54 अपॉन 1000, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यही ग्राम। यस सर। बस हो गया। मोलारिटी निकालने के लिए अब वेट निकालो और इसका मोल निकाल लो। तो मोलारिटी के लिए क्या करेंगे आप, मोलारिटी के लिए हम क्या करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई, वैल्यू रखेंगे आ जाएगा 1540 अपॉन 154 इंटू 1000 इंटू 100, 1000 वॉल्यूम, वैसे 1 लीटर ही था, करने की कोई जरूरत नहीं था। तो फाइनली जो आंसर होगा आपका, सोल्व करो तो आंसर 0.01, सही है क्या 0.01, 10। हाँ 10 होना नहीं चाहिए ना, सर, 10 आएगा। गलत हो गया, हाँ गलत हो 10, गया। CCl4 का 10 1000 से होता है, मल्टीप्लाई करना भूल गया सर। हाँ 10 सही है। तो मेरा कहना है कि अगर आप मान लो कि मतलब वेट मत करना है कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, डिकोड करना आना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म मतलब ऑल अबाउट डिकोड करने का तरीका है। सर हाँ सर इसमें तो डेंसिटी तो पूरे सोल्यूशन की दी और सर मास ऊपर तो सोल्यूट का रखा है, तो सर ये कैसे बिल्कुल, मैं समझ गया। आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन है। जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ जो आप मास निकाल रहे हो ना, ये मास आप निकाल रहे हो सॉल्यूशन का, यही पूछना चाह रहे हो। तो ये सॉल्यूट का कैसे आप कर सकते हो, यही है ना क्वेश्चन कि सर Yes, sir. डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है तो मास। ये क्वेश्चन सही है। आप देखो अगर ये आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, थोड़ा बहुत मिसिंग डेटा है, लेकिन ऐसा डेटा आपके साथ सामने आए ना तो आप सॉल्यूट का मास कंसीडर करके ही बनाओगे। मतलब इसको छोड़ना नहीं है, सॉल्यूट का मास कंसीडर करके ही बनाओगे।
इसमें ऐसा बिल्कुल सही है कि सर इसमें तो आप जो मास निकाल रहे हैं वो तो सॉल्यूट का मास थोड़ी ना, वो तो सॉल्यूशन का मास है ना। उस सॉल्यूशन में तो पानी का भी कुछ रहेगा। तो और एडिशनल इंफॉर्मेशन डेटा का जरूरत है यहाँ पे, राइट। तो इसको थोड़ा सा अपन बात करें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको इस टाइप से हम देख सकते हैं, डील कर सकते हैं। इसको आप स्टार करके लिखें। क्लियर है? चलो यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, या पहले मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब समझो, कभी भी अगर ऐसा कुछ मिक्सन है तो एक फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना, मोलारिटी फाइनल इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे ज्यादा कुछ याद रखने का, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें दो केसेस है। अगर आप मिक्सिंग की बात करते हो तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट है डाइल्यूशन इफेक्ट। किसी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूशन मतलब समझते हैं क्या? डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना, प्रोसेस ऑफ या एडिंग सॉल्वेंट। अगेन मैं इसको थोड़ा डेराइव करके बता रहा हूँ, बट आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो यूं ही आप बताना फटाफट से। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसके मोलारिटी m1 है और उसका वॉल्यूम v1 है। ठीक है, उसमें आप क्या करो, कुछ सॉल्वेंट ऐड करो, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उस फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा और उसका वॉल्यूम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप देखोगे? अगेन ये सब बनाने का बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो V2 है ये फाइनल वॉल्यूम है, और V2 क्या है? ये V1 प्लस वॉल्यूम जो आपने ऐड करा था, ये फाइनल वॉल्यूम। तो बताओ इस टाइप के सॉल्यूशन को, क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, कैसे देखें? मुझे बताओ। पहले इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोगों ने अभी बात करा क्या? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम m1 v1। इस केस के लिए क्या होगा? इस केस के लिए अगर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करो तो वो क्या होगा? m2 v2। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, डाइल्यूट करने पर क्या क्या इंक्रीज हुआ, क्या क्या डिक्रीज हुआ ऑन डाइल्यूशन? सब वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम हुआ। इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज मोलारिटी हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज, सब सॉल्यूशन, मोलारिटी से डिक्रीज कर मोलारिटी गई। डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन वो आपका क्या होगा? डिक्रीजेस। चलो ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में क्या बात ख्याल है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सब सेम इंक्रीज रहेगा? करेगा। मोल्स ऑफ सेम रहेगा सॉल्यूट, सर। सोचो वापस आप, मोल्स ऑफ सेम कांस्टेंट रहेगा। रहेगा सॉल्यूट सर, कांस्टेंट रहेगा ना। मान लो आपके यस पास सर। पहले NaCl 5 मोल है, आप पानी उसमें डालते हैं तो NaCl अभी भी 5 मोल ही रहेगा ना। पानी डालने से मोल्स ऑफ NaCl चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना चेंज। तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो आपका क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। सेम रहेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा ना। आप सॉल्वेंट डाल रहे हो, सॉल्यूट तो वही है, Yes, मान sir. लिया मैंने कुछ। तो इसका मतलब ये ध्यान से देखना कि बिफोर डाइल्यूशन आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है और आफ्टर डाइल्यूशन आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है। तो बिफोर डाइल्यूशन क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास बिफोर डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताओ। तो बिफोर डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट था m1 v1 और आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट था m2 v2।
अब ये क्या हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसको आप क्या कर दे बराबर। तो फाइनल जो वॉल्यूम, फाइनल जो मोलारिटी आएगा वो फाइनल मोलारिटी क्या होगा, यही होगा M1V1 डिवाइडेड बाई V2। तो ये फाइनल मोलारिटी ये आ जाएगा। और V2 को क्या, इसको मैं क्या लिख सकता है, वापस से देखो तो मैंने यही लिखा वापस से अगेन क्या, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वापस से आपने क्या लिखा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। अगर आप बोलते हो कि मिक्सिंग पे तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं बस आपको दिखाने, सोल्व करने के लिए ये थोड़ा सा समझाया। अदरवाइज आपने इस फॉर्मूला को कभी मत भूलना कि कभी भी मिक्सिंग वगैरह ऐसा कुछ भी आए तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1V1 ही रहेगा, और आपका सॉल्यूशन का बढ़ गया तो फाइनल वॉल्यूम आप चिपका देंगे, तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। डेरिवेशन समझ में आया या इसमें कोई किसी को डाउट है तो एक बार बता दो। क्लियर है? आ गया सर। क्लियर है? हमेशा देखो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे ज्यादा आप कहीं पे दिमाग कुछ नहीं लगाओगे। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर should be added such that 200 ml of 2 molar solution of HCl becomes 0.2 molar। क्या करेंगे आप? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सच दैट, स्टार्टिंग में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका फाइनल जो मोलारिटी हो गया वो कुछ इस टाइप से हो गया। तो बताओ आपके आंसर क्या होंगे। आंसर बताओ। सर क्वेश्चन पे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए प्लीज। यही है ना क्वेश्चन, दिख रहा? क्वेश्चन का आंसर है 2 लीटर सर। 2000। वापस समझो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, क्वेश्चन को पढ़ो आप। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, आप जो बता रहे हो ना V2 2000 जो भी आया 2 लीटर, वो तो फाइनल वॉल्यूम है ना। आपने कितना पानी ऐड करा होगा, 200 ml तो उसमें पहले से है। ये जो V2 है, इस V2 के बारे में आप क्या बोलते हो, V2 यही होता है ना, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एडेड। यही था या नहीं था, सोचो एक बार, क्या यही था? V2 फाइनल वॉल्यूम है ना, यहाँ से देखो फाइनल वॉल्यूम है, तो ये जो V2 था वो क्या था, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम आपने ऐड करा था, वही था। तो यहाँ से देखो तो इसका आंसर, अब बताओ क्या होगा, वापस से सोचो फिर बताओ क्या होगा। हाँ 1800 ml, हाँ अब सबके सही आ रहे हैं, या 1.8 लीटर नहीं, 1.8 लीटर 1.8 लीटर सबके आ रहे हैं आंसर सही। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में यही है Yes, कि sir. आपको ये जो था कि यहाँ से देखो, पहले सिंपल सा, आप बस हमेशा ये याद रखेंगे मोलारिटी फाइनल, इसको जितनी बार आप लिखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम फाइनल मोल्स। ये मोलारिटी फाइनल दे रखा है तो ये आपका दे रखा है 0.2 मोलर, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या M1V1 अपॉन क्या लिखते हैं आप V2। यहाँ से वापस सोल्व करो तो 0.2, M1 कितना था, तो M1 था 200, V1 कितना था ये, आप यहाँ से चूंकि वॉल्यूम ml में ही डील कर रहे हैं तो रहने दो, V2 यहाँ से निकल करके आया, तो V2 बताओ कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो जो V2 आया, ये ml में आपने सारा डील करा तो ये आया 2000 ml।
बट ये जो V2 होता है ना, ये V2 क्या था, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम मतलब क्या, इनिशियल कुछ वॉल्यूम था और आपने बाद में ऐड करा। तो ये जो V2 था, ये था V1 प्लस वॉल्यूम एडेड, और V1 प्लस वॉल्यूम एडेड इज इक्वल टू 2000 ml। तो V1 कितना था आपके पास, तो V1 है 200, और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपने कितना ऐड करा, तो ऐड की बात करो 2000। तो फाइनली जो आंसर आया कि वॉल्यूम एडेड पानी कितना ऐड करा, 1.8 लीटर। सबको समझ में आता है या इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है? बता यस दो। सर। तो मोलारिटी वाले जब भी